Good evening, everyone. Am I audible? Loud and clear? Yes. Okay, great. Very well. Okay. तो आप सभी यस ओके थैंक यू थैंक यू तो आप सभी लोगों ने जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था उतना सब गो थ्रू किया है अभी तक या जस्ट क्लोज कर दी बुक और हो गया? डिड यू एवर सी दैट पार्ट जितना हमने लास्ट टाइम पढ़ा था साइंस वन में? यस। एनी डिफिकल्टी टिल देयर? किसी को कोई भी डाउट है वहां तक के? नो, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? ओके ओके ग्रेट, वेरी वेल। ओके तो अभी हम चलते हैं। ओके फाइन, अभी हम चलते हैं हमारे नए टॉपिक की ओर। तो आई स्टार्ट शेयरिंग माई स्क्रीन फर्स्ट। ओके फाइन, ऑलराइट। तो अभी हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की ओर। पहले हमने लास्ट टाइम किया था अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके पहले हमने कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखे थे और उसके पहले हमने किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। इसके बाद हमने कुछ इसके केपलर के लॉ के साथ रिलेशनशिप्स देखे, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूटन जी ने केपलर के लॉज को फॉलो करके अपना एक यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ प्रपोज किया था। उसके बाद हमने ये जो प्रपोज किए हुए लॉ है हमने ये इससे पढ़े हैं। ये एग्जाम्पल वन और एग्जाम्पल टू हमने ये दोनों भी सॉल्व करके हमने देखा है कि हम कैसे दो मासेस का ग्रेविटी के साथ रिलेशनशिप बना के कैसे हम उसका फोर्स या फिर कैसे हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों भी एग्जाम्पल्स हमने उस तरह से सॉल्व किए थे। द इजीएस्ट वे में हमने इसे सॉल्व किया था। अब हम आते हैं दूसरी ओर। सेकेंड पार्ट है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेलोसिटी और टाइम के साथ एक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे ये टाइम जैसे चेंज होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स और उसकी जितनी स्पीड चेंज होगी उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर बेस्ड होता है और वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है? मास के साथ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, लेकिन सेंटर पे ज्यादा करके निर्भर होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने पढ़ा द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर इट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, पर जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी ऑर्बिटिंग होते हैं अर्थ की ओर, ओके, जो ऑलरेडी मूव होते हैं अर्थ के अराउंड, तो उन ऑब्जेक्ट को वो अपने सेंटर में खींच नहीं पाता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक फोर्स में होते हैं, एक अलग ही वो स्पीड में चलते हैं अर्थ की ओर। भले हमारे ग्राउंड लेवल से हमको वो नजर नहीं आते हैं, बट अगर आप बाहर स्पेस पे कोई वीडियोस अगर आप रेफर करेंगे जो कि अर्थ के सरफेस के ऊपर स्पेस में है, तो आप देख पाओगे कि अर्थ की जो रोटेशन और रेवोल्यूशन स्पीड आपको एकदम साफ नजर आएगी। दे आर रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड सन एट अ वेरी हाई स्पीड, जो हमको यहाँ पे बैठ के नजर नहीं आती है। ओके, इसके बाद इसी हिसाब से हमने एग्जाम्पल वन एग्जाम्पल टू ये हमने सॉल्व किए थे। लास्ट टाइम ये नहीं सॉल्व किया, आई गेस ये रह गए थे ना। आई गेस ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं किया है हमने। यस और नो स्टूडेंट्स? यस किया नहीं किया? यस और नो? आई गेस नो। ओके फाइन। सो ओके, सो अभी हम यहाँ पे एक अलग पार्ट देखेंगे। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया। अब हम आते हैं नए पार्ट पे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसके बाद हम जाएंगे सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। तो पहले हम अच्छे से याद कर लेते हैं या अच्छे से पढ़ लेते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है। ओके, ये जो अर्थ है ये एक्सर्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स नियर इट। ये हमें पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऑर्बिट में रहेगा या जो भी ऑब्जेक्ट उसके नजदीक जाएगा उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को एक्सर्ट करेगी। ओके, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करेगी। फोर्स तो पक्का रहेगा। ओके,
अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ, ओके, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आपको वो न्यूटन के 3 लॉज जो है 9th स्टैंडर्ड से अच्छे से पढ़ना है। ओके, मैं बताऊंगी आपको, पर उससे पहले आपको 9 की बुक्स में जाके इसे रेफर करना है कि 3 लॉज क्या बोलते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलेगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी रिजल्ट्स इनटू इट्स एक्सेलरेशन। कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पे एक्ट होता है तो वो उसकी एक्सेलरेशन का रिजल्ट होता है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड स्पीड। ओके, डिस टाइम और स्पीड, इन दोनों को मिला के एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, एक स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, कि ये स्पीड इतने टाइम में कितना चेंज होती है, वो हमें देता है एक्सेलरेशन। So thus, the gravitational force due to the earth on the body result in its acceleration. This is called as acceleration due to gravity. अब ये जो acceleration हमको 9 तक पता था acceleration का मतलब क्या है, लेकिन जो acceleration gravitational force का result होता है या gravity की वजह से होता है, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और फिलहाल हम अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो हो जाता है आपका अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, सो एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द अर्थ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, आई होप मेरी स्लाइड सभी को विजिबल है। यू वांट मी टू पुट इट ऑन फुल स्क्रीन? इज दिस बेटर स्टूडेंट्स? ओके, ग्रेट। तो हमने ओके, हमने ये देखा है यहाँ तक के, ऑल राइट, ओके, ऐसा बता दिया करो। ओके, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, आपण काय पाहिलंय की कुठलीही, ओके, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगेन आई एम रिपीटिंग, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन काय बोलतो इकडे, कुठलाही फोर्स आहे जो ऍक्ट करतो कुठल्याही बॉडीवरती किंवा कुठल्याही ऑब्जेक्टवरती, ओके, आणि त्या फोर्समुळे त्या बॉडीवरती ऍक्सेलरेशन निर्माण होतो. ऍक्सेलरेशन इज नथिंग, ऍक्सेलरेशन इज योर टाइम अँड योर स्पीड का कॉम्बिनेशन. वेळ, एका पर्टिक्युलर टाइम मध्ये किती स्पीड चेंज होते, किती स्पीड जास्त होते, कमी होते, दैट इज अ एक्सेलरेशन. तो वो फोर्स की वजह से वो कितना एक्सेलरेट होता है, ओके, दस with respect to gravitational force due to the earth on the body result in its acceleration. और अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ अगर रिलेट करें इस टर्म को, तो अर्थ का जो फोर्स है वो उसकी ग्रेविटी के साथ किस तरह से उसको एक्सेलरेट करवाता है, वी कॉल इट एज अ अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसको किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? स्मॉल जी के साथ। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ऑफ एनी प्लैनेट. इन दिस केस ये अर्थ का एक्सेलरेशन का कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम जुपिटर की बात करेंगे तो जुपिटर को स्मॉल जी के साथ और नीचे छोटा सा जे लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल हम अर्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये कैपिटल जी है, ये पूरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यूनिवर्स का, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू रहेगा यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू है, ये हमारे प्लैनेट के साथ कांस्टेंट रहेगी। अगर अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ की एक वैल्यू निकाली हुई है, वही हम रखेंगे। अगर आप जुपिटर, मार्स, इन सब की बात करोगे तो ये प्लैनेट के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होगी। यहां तक कि सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को यहां तक के कोई डाउट है ये जी कहां से आया, क्यों आया? ओके, जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो हमने अपने हिसाब से ये जी कैलकुलेट किया, ओके, हम अर्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई एलियंस रहेंगे दूसरे प्लैनेट पे, वो अपने हिसाब से जी को कैलकुलेट करेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड ये जी कहां से आया? यस, एज अ पार्ट ऑफ अर्थ वी कॉल दिस कैपिटल जी एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके। अगर कोई और प्लैनेट पे एलियंस रहेंगे वो अपने हिसाब से इस जी को कैलकुलेट करेंगे, जिसे वो अपने हिसाब से ग्रेविटी का कांस्टेंट बनाएंगे, ओके। तो अभी ये पूछना मत कि यूनिवर्स में ये क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। ओके, गोइंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, ओके। अब आप सभी को एक बात क्लियर करनी है, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं स्केलर और वेक्टर की बात करूं
तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले मुझे ये बताओ. स्टार्ट राइटिंग इन चैट बॉक्स. डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. यस, स्टार्ट राइटिंग फटाफट. इसके पहले आगे नहीं बढ़ेंगे हम. यस, स्टार्ट राइटिंग फास्ट. स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है. इधर यहाँ पे क्या बताया है, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी. इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी आहे. या सेंटेन्सचा अर्थ काय आहे. स्केलर आणि वेक्टर मध्ये मला डिफरन्स सांगा. येस स्टुडंट्स, फास्ट. व्हॉट इज वन डिफरन्स बिटवीन स्केलर अँड वेक्टर. कुठल्याही क्वांटिटीला आपण स्केलर क्वांटिटी केव्हा म्हणतो आणि कुठल्याही ह्याला युनिटला आपण वेक्टर क्वांटिटी केव्हा म्हणतो. नो वन, कोणालाच नाही माहिती. एक्झॅक्टली, व्हेरी गुड. एनीवन एल्स. Very good. Scalar quantities have magnitude but have no direction. Vector quantity have magnitude and direction. Okay, scalar quantity ला फक्त magnitude असतो पण डायरेक्शन नसतं, आणि वेक्टर क्वांटिटीज ना मॅग्नेट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही असतात. ओके, याचा अर्थ हे आहे, स्केलर क्वांटिटीचे एक्झाम्पल्स फॉर डिस्टन्स, स्पीड, मास, एनर्जी, डेन्सिटी. ओके, त्याच्यानंतर वेक्टर क्वांटिटीचे एक्झाम्पल्स अगर आपण पाहणार तर त्याच्यामध्ये मोर दॅन वन क्वांटिटी इन्व्हॉल्व्ड आहे. डिस्प्लेसमेंट बघा, ऍक्सेलरेशन बघा. ऍक्सेलरेशन इज नथिंग बट टाइम ॲज वेल एज वेलॉसिटी. स्पीड आणि टाइमचं मिक्सचर. त्याच्यामध्ये मॅग्नेट्यूड पण आहे आणि डायरेक्शन पण आहे. ओके, स्पीड कुठल्या डायरेक्शन मध्ये जाते, टाइम इज मॅग्नेट्यूड, स्पीड इज डायरेक्शन. अँड दॅट इज द रिझन तुमची ही जी ऍक्सेलरेशन आहे ती आहे वेक्टर क्वांटिटी. Okay, this part is clear everyone, easy to understand. Okay, okay. त्याच्यानंतर the gravitational force on any object due to earth is directed towards the center of the earth. Okay, the direction of the acceleration due to the gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downwards. Okay, for example, तुमची ही earth आहे इकडे. I'll just come back here. Okay. ओके फाइन. तर आपल्याकडे आता एक अर्थ आहे. ओके, ओके. तर ही जी आपल्याकडे अर्थ आहे, ओके, त्याचं जे ऍक्सेलरेशन किंवा त्याची ग्रॅव्हिटी आहे सेंटर अट्रॅक्टिंग फोर्स आहे. तर हे जेवढी पण ग्रॅव्हिटी असेल, कुठून पण आलेली ग्रॅव्हिटी, ओके, कुठून पण, ही सगळी ग्रॅव्हिटी तुमची सेंटर डायरेक्टेड असेल. ओके, डाऊनवर्ड्स म्हणजे ते सेंटर डायरेक्टेड असेल. ओके, आता ही जी सेंटर डायरेक्टेड ग्रॅव्हिटी आहे ही काय करते, ही जेवढे सगळे फोर्स आहेत जे अर्थच्या ऑर्बिटमध्ये येतात, ओके, कुठले पण फोर्सेस. फॉर एक्झाम्पल अर्थची ऑर्बिट इथून स्टार्ट होते. ओके, ही अर्थची ऑर्बिट स्टार्ट होते इथून. या ऑर्बिटमध्ये जेवढे पण फोर्सेस येतात ते सगळे सेंटरला डायरेक्ट होणार. ओके, जसं का आपला मून आहे तो या ऑर्बिटमध्ये फिरतो आहे, पण या मूनच्या मुवमेंटमुळे, ओके, किंवा या मूनच्या रोटेशनमुळे, या ऑर्बिटमुळे, मूनच्या ऑर्बिटमुळे हा मून जो आहे तो खाली पडत नाही. ओके, कारण की जेवढी ऍक्सेलरेशन अर्थला आहे तेवढीच ऍक्सेलरेशन मूनला सुद्धा आहे. जेवढी अर्थ मूव्ह होते आहे तेवढा हा मून सुद्धा मूव्ह होतोय, हा चंद्र सुद्धा मूव्ह होतो आहे. ओके, त्याचप्रमाणे इकडे काय सांगितलेलं आहे, as gravitational force on any object due to the earth is directed towards the center of the earth, the direction of acceleration due to the gravity is also directed towards the center of the earth, that is vertically downwards. म्हणून आपण हा एरो जो आहे वर्टिकली डाउनवर्ड्स दाखवलेला आहे. किती पण ऍक्सेलरेशन असेल तो वर्टिकली डाउनवर्ड होणार. ह्याच्यानंतर काय सांगितलं आहे, आपल्याकडे दोन प्रश्न आता इकडे उभारतात. पहिला प्रश्न काय येतो आहे, व्हॉट वुड हॅपन इफ देअर इज नो ग्रॅव्हिटी. जर का ग्रॅव्हिटी नसेल तर काय होणार तिकडे. जर का ग्रॅव्हिटी नसेल तर काय होणार, कुठल्या गोष्टीचा ऍब्सेंस होणार, कौन सी चीज वहां पे एब्सेंट होगी अगर
ग्रेविटी नहीं रहेगी तो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं रहेगी तो कौन सी चीज नहीं रहेगी वहां पे? गिव मी बेसिक आंसर्स, क्विक क्विक फास्ट, स्टार्ट राइटिंग इन चैट बॉक्स. What would happen if the value of g was twice as large? कैपिटल जी की वैल्यू अगर 2 बार ज्यादा होती तो क्या होता? यस, गिव मी आंसर फॉर दिस फास्ट. अगर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? ग्रेविटी नहीं होती तो आपके पास ना वाटर होता, ना एयर होता, ना एटमॉस्फेयर होता, ना कुछ होता. ओके, कंप्लीटली वैक्यूम बन जाता. वो जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है वहां का, वो कंप्लीटली वैक्यूम बन जाता, क्योंकि वहां पे कोई भी चीज टिक नहीं पाती थी. ठीक है. अगर जी की, कैपिटल जी की 2 बार हायर वैल्यू रहती तो क्या होता, वो हम देखते हैं. तो उसके लिए हम ये दोनों चीजों को आंसर करने के लिए सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ निकालेंगे. वो कैसे निकालेंगे? वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ. जो हमने न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ डिराइव किया था, ये वाला, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. ये वाला लॉ हम यूज करेंगे. और हम क्या करेंगे? gravitation for an object of mass small m situated at the distance of small r from the center of the earth, the law of gravitation gives us this. ओके okay? ये ग्रेविटेशन का लॉ क्या बताता है? सबसे पहले कि हमारा जो इक्वेशन है इसमें कैपिटल एम है, इसे हम मास ऑफ द अर्थ कंसिडर करेंगे. ठीक है. इसके बाद एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी. अब ये स्मॉल एम और स्मॉल जी कहां से आया, कोई बता सकता है? क्योंकि हमको ये स्मॉल एम और स्मॉल जी कहां से मिला? स्मॉल जी का क्या मतलब है? फ्रॉम स्मॉल जी का मतलब है स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर. ओके, क्योंकि हमारा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी है. ओके, इसीलिए हमारा ये जो इक्वेशन है इसके साथ इक्वल हो जाएगा. एफ वाले इक्वेशन के साथ एम जी वाला इक्वेशन इक्वल हो जाएगा. सेम टर्म्स है. कैपिटल जी यहाँ पे भी है, कैपिटल जी इनके पास भी है, कैपिटल एम इनके पास भी है, इनके पास भी है. स्मॉल एम आर स्क्वायर आर स्क्वायर. ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है या पूरा का पूरा फ्रैक्शन है, ये एम जी के साथ रिप्लेस होगा. अल्टीमेटली क्या होगा? कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू जी. क्योंकि ये दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो ये एफ इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा. अभी हमारे पास क्या करना है? हमको स्मॉल जी की वैल्यू चाहिए, जो कि इस अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए. तो हम स्मॉल जी को आइसोलेट करेंगे. जब स्मॉल जी को आइसोलेट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? एफ इज इक्वल्स टू, ये एफ एक तरफ रह जाएगा और स्मॉल एम नीचे आ जाएगा. ओके, जी के साथ वाला स्मॉल एम इनके नीचे चला जाएगा. ओके, पर हमारे पास एक चीज है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. ओके, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है. क्यों? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ at distance r, okay, and if r is the radius of the earth, thus the value of g on the surface of the earth is this. दोबारा से रिपीट करती हूं. अगर आपकी ग्रेविटी है यूनिवर्स में कैपिटल जी, m है आपके अर्थ का मास, और स्मॉल r है इक्वेशन, रेडियस है यानी कि डिस्टेंस है, तो हम इनको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं. कैसे रिप्लेस करेंगे? मास है हमारे पास अर्थ का, स्मॉल आर का मतलब है ये कोई प्लैनेट का मास है, तो हमारे पास प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है, तो हम कैपिटल आर के साथ रिप्लेस कर देंगे स्मॉल आर को. ठीक है, स्मॉल आर को जब कैपिटल आर के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा. कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल एम अर्थ का मास, कैपिटल आर ये है अर्थ की रेडियस, अर्थ का डिस्टेंस. ओके, अर्थ का डिस्टेंस किससे? या तो ये सन से अर्थ का डिस्टेंस. ओके, पहले हमने इसे मून कंसिडर किया था ना, ये मून वाला एक्सप्लेनेशन सभी को समझ में आ गया. अब इसको हम सन कंसिडर करते हैं. ये इस डायग्राम को इरेज कर देती हूँ मैं, इस इधर सन ये कर देती हूँ. इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हमने इधर सन को रख दिया. ठीक है, इसके बाद अभी हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, हमारे पास अर्थ से रिलेटेड सारे ये आ गए, वैल्यूज आ गए. अभी हमें क्या करना है? द एसआई यूनिट ऑफ स्मॉल जी
ओके, इज मीटर पर सेकेंड। क्यों मीटर पर सेकेंड? क्योंकि आपका जो स्मॉल जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट करता है। ओके, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर। ओके, जो आपका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का इज वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर, तो इसलिए ये यही यूनिट रखा है। द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर 6 इंटू 10⁻24 kg। ये मास हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, और हमारे पास रेडियस कितना है? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ओके, हमारे पास इसका रेडियस भी है। ये दोनों भी कांस्टेंट है, हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। हर एक प्लैनेट के अपने अपने ग्रेविटी, मास, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, सो यूजिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 6 अभी हम वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू वही रहेगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके, इंटू कैपिटल एम का कितना वैल्यू आता है? ये वाला आता है 6 इंटू 10⁻24। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमारे पास है रेडियस की वैल्यू, तो रेडियस का वैल्यू ये है, उसको यहाँ पे डाल दिया, लेकिन आपको बाहर स्क्वायर्ड करना भूलना नहीं है। ओके, जब भी आप ये सारी चीजों को कैंसिल करोगे आपको ये वैल्यू मिलेगी, जो कि आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। ये जब आप कैंसलेशन करेंगे तो कैंसलेशन के बाद आपको ये वैल्यू मिलेगी 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी को फॉलो हुआ है? सभी को समझा ये कैसे आया, कहां से आया? एवरीथिंग क्लियर स्टूडेंट्स? आई वांट रिस्पॉन्स, मुझे सभी से सुनना है। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? इफ यू हैव डाउट देन यू आर नॉट क्लियर विथ योर न्यूटन्स 3 laws. Okay, no doubts. Great, great. Okay, जी। Now this acceleration depends only on mass. Okay, fine. This acceleration will depend only on mass. Okay, capital M and radius capital R of the earth. R मतलब रेडियस, मतलब रेडियस कहाँ का रेडियस? यहाँ का रेडियस। अपने सेंटर से लेके अपने सर्कमफेरेंस तक कितनी दूरी पे है, अर्थ कितना चौड़ा है। और मास मतलब ये पूरी अर्थ का मास जो सेंटर पे टिका हुआ है। ओके, या दोन्ही गोष्टींवरती द ऍक्सेलरेशन कशावरती डिपेंड होणार? कॅपिटल एम आणि कॅपिटल आर वरती। फॉर एक्झाम्पल दोन व्यक्ती घ्या। ओके, एक व्यक्ती थोडा स्लिम आहे आणि एक व्यक्ती खूप जास्त हेल्दी आहे। ओके, दोघांनाही गोल फिरायला सांगितलं तर कुठला व्यक्ती किंवा कुठली व्यक्ती फास्ट फिरू शकेल हे मला सांगा। जी हेल्दी, ओव्हर हेल्दी व्यक्ती आहे किंवा जी स्लिम व्यक्ती आहे, कुठली व्यक्ती फास्ट फिरू शकेल? गिव मी आन्सर। ए और बी, ए और बी मध्ये सांगा। ए इज लिटिल हेल्दियर and B1 is slimmer, थोड़ा slim है। B, yes, B, why B? B गोल का फिरणार, A का नाही फिरू शकत? B, okay, but why B? Yes, okay, answer is B, B is correct, but why B? Anyone? A पण तर फिरू शकतो ना, का नाही फिरू शकत? Yes, very good, excellent, excellent. ऑल राईट, ए व्यक्ती जी आहे त्याची मास, त्याचा मास थोडा हेवी आहे। ओके, त्याच्याकडे मास जास्त आहे। बी व्यक्तीकडे थोडा मास कमी आहे। जर त्याला दोघांना स्वतःच्या भोवती गोल फिरायला सांगितलं तर दोन्ही स्वतःच्या भोवती फास्ट किंवा स्लो फिरू शकतील, पण त्या दोघांनाही कोणाच्या अराउंड ऑर्बिट करायला सांगितलं तर बी पर्सन जो आहे तो फास्ट ऑर्बिट करणार ऍज कम्पेअर टू ए। का? म्हणून कारण की ए चा जो मास आहे तो त्याच्या सेंटरवरती अट्रॅक्टेड आहे आणि जेव्हा तो ऑर्बिट करतो आहे त्याचा मास त्याला अलाव नाही करत दुसऱ्या गोष्टी समोर गोल फिरायला किंवा त्याच्या भोवती गोल फिरायला। ओके, स्लिमर पर्सन आहे ते फोर्सला ओव्हरटेक करतो आणि त्यामुळे त्याचं रोटेशन किंवा रेव्होल्युशन फास्ट होऊ शकतो। सेम इज द केस हिअर। ओके, सेम इज द केस हिअर। जर आपल्या अर्थ बद्दल आपण बोलणार तर आपल्या अर्थ वरती जेवढा मास आहे आणि जेवढं त्याची ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन आहे, या दोघांना काउंट करून किंवा त्याचं रेडियस काउंट करून
आपण त्याला कन्सिडर करू शकतो की त्याचं ही व्हॅल्यू आहे. आता ही व्हॅल्यू जी आहे वेगवेगळ्या प्लॅनेट्सची डिफर करणार. फॉर एक्झाम्पल ज्युपिटर इज लिटिल हेवियर. ते स्वतःच्या भोवती फिरणार. तिकडे ज्युपिटरवरती 9 तासाचा एक दिवस असतो. पण जेव्हा त्याला सनच्या भोवती गोल फास्ट फिरायला सांगणार तर ते कधी कधी पॉसिबल नसणार. एक तर त्याचा सनच्या पासून डिस्टन्स थोडा लांब आहे अर्थपेक्षा, आणि एक तर त्याचा मास एवढा हेवी आहे. ओके, तर जसं मी स्टार्टिंग ऑफ द लेसन मध्ये सांगितलेलं की आपल्या युनिव्हर्समध्ये ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच नाही एक असा फोर्स आहे, पण भरपूर सारे फोर्स आहेत. न्यूक्लिअर फोर्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स, भरपूर सारे फोर्सेस आहेत जे ऍक्ट करतात. काही फोर्स आपल्याला नोन आहेत, काही फोर्स आपल्याला अननोन आहेत. ओके, तर हे सगळं लक्षात ठेवून आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळालेली आहे. ओके, ही व्हॅल्यू आपल्या अर्थची आहे जी स्मॉल जी. आता या व्हॅल्यूला आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्याकरता यूज करणार. द ऍक्सेलरेशन डिपेंड्स ओनली ऑन द मास अँड रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, कुठल्याही प्लॅनेटचा मास किंवा कुठल्याही प्लॅनेटचा रेडियस वरती ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन डिपेंड होतं. ओके, अँड सो ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ॲट अ गिव्हन पॉइंट ऑफ द अर्थ इज स्मॉलर फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट्स. ओके, याचा अर्थ हे आहे अर्थची जी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे किंवा ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन आहे इज अ स्मॉल सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. अर्थवरती जेवढे ऑब्जेक्ट्स असतील त्या सगळ्यांची ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन फोर्स सेम असेल. का म्हणून? कारण की ते सगळे अर्थवरती ऑलरेडी ओरिजिनेटेड आहेत किंवा अर्थवरती ऑलरेडी प्लेस केलेले आहेत. जसं अर्थ मूव्ह होणार तसे त्याच्यावरचे बाकीचे ऑब्जेक्ट सुद्धा मूव्ह होणार. ओके, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर तुमचे ऑब्जेक्ट सॉलिड असू दे, लिक्विड असू दे, गॅसेस असू दे, पण जसं अर्थ गोल फिरणार, जेवढ्या स्पीडमध्ये फिरणार तेवढ्या स्पीडमध्ये ते सगळे ऑब्जेक्ट सुद्धा फिरणार. आय होप दिस पार्ट इज क्लिअर विथ एव्हरीवन. कोणाला इकडे काहीही डिफिकल्टी आहे का? येस स्टुडंट, easy. I hope I made it very simple to understand. Okay, fine. We'll go to the calculations. ओके, आता हे कॅल्क्युलेशन्स कसे आलेत, आपल्याला 9.77 कसं काय मिळालं हे आपण बघतो. त्यासाठी सगळ्यात पहिले आपल्याला हा युनिव्हर्सल फॉर्म्युला घ्यायचा आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा. हा फॉर्म्युला आपण घेतला. आपल्याकडे कॅपिटल एम मास ऑफ द अर्थ आहे 6 × 10⁻24 kg. स्मॉल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आहे, म्हणजे कुठल्या ऑब्जेक्टचा जे अर्थवरती प्लेस्ड असेल किंवा अर्थ पासून लांब असतील ते ऑब्जेक्ट्स. कॅपिटल आर डिस्टन्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, जे आहे 6.4 × 10⁻6 मीटर्स. दॅट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द अर्थ. सेंटर पासून ते किती रेडियस वरती आहे, इथून ते हे झाड किती सर्कम्फरन्स वरती आपण काउंट करतोय, तर हे आपलं झालं कॅपिटल आर. ओके, हे पूर्ण अर्थची जी मास आहे ती कॅपिटल एम, स्मॉल जी आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, आणि मास हे आपल्या ट्रीचा मास, कुठलाही ऑब्जेक्ट आपल्या अर्थवरती प्लेस केलाय त्याचा मास. ओके, आता व्हॅल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टंट फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट. स्मॉल जी ची व्हॅल्यू आहे सगळ्या ऑब्जेक्टसाठी कॉन्स्टंट असणार. का कॉन्स्टंट असणार? कारण की सगळे जे ऑब्जेक्ट्स आहेत ते अर्थवरती प्लेस केलेले आहेत. ओके, याकरता आपण काय केलं, इफ जी इज ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ग्रॅव्हिटीमुळे होणारा ऍक्सेलरेशन आहे, देन कॅपिटल एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी. ओके, आता आपल्याला समजलंय एम इंटू जी कसं आलं, कारण की फोर्स काय म्हणतो, मास इंटू ग्रॅव्हिटी. कुठल्याही ह्याचा मास, कुठल्याही ऑब्जेक्टचा मास इंटू द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे ऍक्ट करते, कुठल्याही प्लॅनेटचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आपल्या या केसमध्ये आपण अर्थ बद्दल बोलत आहोत. ओके, तर आपल्याकडे एक तर युनिव्हर्सल लॉ आहे युनिव्हर्सच्या रिलेटेड, दॅट इज कॅपिटल एफ इज इक्वल्स टू कॅपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वेअर, आणि दुसरा काय बोलतो, स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू एम जी. का म्हणून एम जी? कारण की आपल्याकडे मास इंटू ग्रॅव्हिटी आहे. आता हे कसं काय आलं हे इकडे बघा. ओके, इथे कसं काय आलं, कारण की ही मास आहे आणि ग्रॅव्हिटी आहे. हे मास आणि ग्रॅव्हिटी दोघा मिळून आपला फोर्स बनवतात. ओके, तसंच आपलं इक्वेशन 1 ह्याला नाव दिलं, इक्वेशन 2 ह्याला नाव दिलं. ओके, आपल्याकडे काय येणार आहे आता, एम जी इज इक्वल्स टू जी इंटू एम एम अपॉन आर स्क्वेअर. दिस इज सेकंड मेथड. ओके, पहिल्या मेथड मध्ये आपण काय पाहिलेलं, हे पाहिलेलं, हा पहिला मेथड होता जिकडे आपण एम जी ला डिराईव्ह केलं, एफ ला डिराईव्ह केलं, दोघांना राईट हँड साइड इक्वल केली. हा सेकंड मेथड आहे, हा थोडा शॉर्टकट मेथड आहे तुम्हाला समजायला.
इकडे काय केलं आपण पहिल्या इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 1 लिहिलं, सेकंड इक्वेशनला इक्वेशन नंबर 2 सांगितलं, त्यानंतर आपल्याकडे इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2 ला आपण एकत्र मिळून सॉल्व्ह केलं. ओके, एका साइडला आपण एफ ची व्हॅल्यू टाकली mg, दुसऱ्या साइडला आपण एफ ची व्हॅल्यू टाकली ही व्हॅल्यू. ओके, जे जे कॅन्सल होतात ते सगळे आपण कॅन्सल करू शकतो. एम आणि एम इकडे आपण कॅन्सल केलेला आहे. आपल्याकडे कॅपिटल जी स्मॉल जी उरला आणि जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वेअर. जर का तुम्ही हे पण केलं तरी तुमचा आन्सर 9.77 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वेअर येणार कॅन्सलेशन केल्यानंतर. नाउ इझी टू अंडरस्टँड स्टुडंट्स, दोन्ही मेथड तुम्ही फॉलो करू शकतात. जर तुम्ही स्टेप वाईज जाल तर तुम्हाला स्टेप्सचे मार्क्स मिळणार. ओके, जर तुम्ही डायरेक्ट कराल तर तुम्हाला अंडरस्टँडिंग होईल पण स्टेप्सचे मार्क्स तुम्हाला नाही मिळणार. ओके, हे तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी आहे. आर दिस इक्वेशन्स क्लिअर? Everyone give me yes or no. Easy to understand. You can take screenshot if you want. ज्यांना कोणाला स्क्रीनशॉट घ्यायचा तुम्ही घेऊ शकतात. ओके ओके, बाकी रेकॉर्डेड लेक्चरची लिंक तर तुम्हाला मिळतेच आहे. ओके, लेट अस गो टू अनदर पार्ट. हे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन मध्ये आता आपल्याकडे काय काय फॅक्टर्स आहेत किंवा काय काय गोष्टी आहेत ज्याचं आपल्याला लक्ष ठेवायचं आहे. ओके, सगळ्यात पहिले आपल्या जी ची व्हॅल्यू जी आहे, स्मॉल जी ची व्हॅल्यू ती व्हेरिएशन दाखवणार. का म्हणून दाखवणार आपण येतो तिथे. So what would be the value of small g on the surface of the earth if its mass was twice as large as its radius half of what is now? आता जे रेडियस आहे त्याच्याहून अर्ध रेडियस असतं आणि मास अगर त्याच्याहून जास्त असतं किंवा आपल्या अर्थ आपल्या अर्थ मध्ये जो कॉम्पोजिशन आहे आता, ओके, त्याऐवजी आपल्या अर्थ मध्ये हेवियर गॅसेसचा किंवा हेवियर सॉलिड्सचा, हेवियर पदार्थांचा कॉम्पोजिशन असता आणि रेडियस कमी असतं आणि मास जास्त असतं तर काय झालं असतं? तर तिकडे काय झालं असतं, सगळ्यात पहिले व्हेरिएशन आलं असतं व्हॅल्यू ऑफ जी मध्ये. स्मॉल जीच्या व्हॅल्यू मध्ये आपल्याला फरक कळून आला असतं. कसं काय? सगळ्यात पहिला पार्ट ए, चेंज अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, इसमें क्या होगा? Will the value of small g be same everywhere on the surface of the earth? The answer is no. Now, why answer is no? The reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, or so the distance of point on the surface of the earth from its center. Okay, as I told you, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी अर्थ जो है completely circular नहीं है, it's elliptical. Okay, it's little bit flattened at the top and extended on the center here. Okay, ऊपर से थोड़ा फ्लैट है ऐसे, exactly spherical नहीं है. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू रहेगी थोड़ा सा डिफरेंस बताएगी. ओके, एक्चुअली ये साइंटिफिकली बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, लेकिन हमारे जो कैलकुलेशन के हिसाब से बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है. ओके, the reason is that the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of the point on the surface of the earth from its center differs somewhat from place to place. जैसे कि आपकी ये जो अर्थ है यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा क्योंकि इन दोनों का सेंटर से डिस्टेंस अलग अलग है. ठीक है, अगर आप इक्वेटर की बात करें और अगर आप पोलर रीजन की बात करें तो थोड़ा डिफरेंस आपको महसूस होगा. नाउ ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर. ओके, बल्जेस का मतलब है यहां से ये थोड़ा सा फ्लैटन हो जाती है और इक्वेटर से थोड़ा सा फुल जाती है क्योंकि इसकी रोटेशन की वजह से. ओके, एंड इट इज फ्लैटर एट द पोल्स. द रेडियस इज लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल्स. इसी की वजह से पोल्स का जो रेडियस है वो स्मॉल हो जाता है, अर्थ की ग्रेविटी की सेंटर के और करीब आ जाता है, और इसके इक्वेटर के जो एजेस है वो अर्थ के सेंटर से थोड़े दूर चले जाते हैं. ओके, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज दस हाईएस्ट एट द पोल्स. ओके, दैट इज gravitational acceleration is highest at the poles and decreases slowly with decreasing latitudes, and it is the lowest at the equator. तो हमारे यहाँ पे पोल्स के यहाँ पे वैल्यू है 9.832.
ओके, मीटर पर सेकेंड, और हमारे इक्वेटर्स पे है 9.78 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ये हमारे लिए बहुत छोटा डिफरेंस है, लेकिन साइंटिफिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज द रीजन कि वैल्यू की जो वेरिएशन है स्मॉल जी की वो हमको दिखाई देती है। ओके, नाउ एज इट इज रिलेटेड टू द ग्रेविटी, तो सब कुछ रिलेट होगा इसके सेंटर के साथ। ये आपको भूलना नहीं है। अब ये तो था अलोंग द सरफेस, ये सरफेस की वजह से था। अब आते हैं चेंज विद द हाइट। एज वी गो अबव द अर्थ सर्फेस, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे, अबव मतलब यहां से दूर, यहां से दूर भी हो सकता है, यहां से दूर भी हो सकता है। अब कहाँ पे हो अर्थ के सरफेस पे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे या अर्थ के सरफेस से दूर होते चले जाएंगे, ओके, the value of small r in equation 5 increases and value of small g decreases. okay, सेंटर से उसका रेडियस इंक्रीज होते जाएगा और इसका जो ग्रेविटेशनल पुल रहेगा सेंटर से वो डिक्रीज होते जाएगा। हालांकि आपको प्रेशर महसूस होगा, लेकिन आपका ग्रेविटी जो है इसके ऊपर एक्ट करना डिक्रीज होते जाएगा। ओके, जैसे ये डिक्रीज होगा, however the decrease is rather smaller for the heights which are small in comparison to the earth's radius. ओके, तो ये जो हाइट्स के लिए डिक्रीज स्मॉलर रहेगा, लेकिन ये ग्रेविटेशन का जो रेडियस का जो डिक्रीज है वो बड़ा रहेगा। ओके, क्योंकि रेडियस बढ़ते जाएगा, जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उतना अर्थ के सेंटर से उसका रेडियस बढ़ते जाएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, remember the radius of the earth is 6,400 kilometers. If an aeroplane is flying at the height of 10 kilometer above the surface of the earth, its distance from the earth's surface changes from 6,400 kilometers to 6,410 kilometers. Q, and the change is the value of small g is due to the negligible, बहुत ज्यादा negligible है। okay? 6,400 से 6,410 किलोमीटर्स। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो हमारी अर्थ की सरफेस के साथ इसका जो डिस्टेंस है, ओके, इसका डिस्टेंस के साथ इसके जो हाइट है वो भी ऐड हो गई है। ओके, एक तो ये अर्थ का रेडियस और ये कितना हाइट में ऊपर था वो भी ऐड हो गया, तो आपको मिल गया 6,410 किलोमीटर्स। ओके, अब ये जो स्मॉल है ये नेग्लिजिबल है स्मॉल जी के लिए, लेकिन जी में थोड़ा सा बदलाव आ चुका है, क्योंकि ये जो है एरोप्लेन हमारे अर्थ के सेंटर से दूर जा रहा है, मतलब हमारी ग्रेविटी की फील्ड को छोड़ रहा है या फिर उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ओके, पर ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो एरोप्लेन है एक लिमिट तक ही ऊपर जा पाएगा, उसके ऊपर नहीं जाता है। On the other hand, when we consider an artificial satellite orbiting the Earth, we have to take into account the change in the value of small g due to the large change in the distance of satellite from the center of the Earth. Some typical heights and the values of small g at these heights are given in the following table. Okay? इसका मतलब ये है, अगर एरोप्लेन की केस में सिर्फ 6,410 किलोमीटर हो सकता है, तो सैटेलाइट की केस में ये थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि सैटेलाइट जो है अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के काफी दूर जा चुका है। ये सिर्फ अर्थ की ऑर्बिटिंग एरिया में रह रहा है। ये सैटेलाइट जो है अर्थ की ऑर्बिटिंग एरिया में रह रहा है। बेसिकली इसने अपनी ग्रेविटेशनल पुल एस्केप कर ली है। ओके, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसने अर्थ की ग्रेविटी की पुल को एस्केप कर लिया है, पर ये जो है एक्सेलरेट हो रहा है अर्थ की फील्ड की ओर। अभी भी यहाँ पे फोर्सेस है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्सेस है अभी भी। ओके, लेकिन जो हैवी फोर्स को एक्सेप्ट ये करके रिलीज करके ये ऑलरेडी रोटेशन में जा चुका है, तो इसकी सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से और इसकी वजह से ये इसको ऑर्बिट करते रहेगा। ओके, तो ये इस तरह से हमको यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। आपका एरोप्लेन ऑर्बिट नहीं करेगा, एरोप्लेन पे प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि इसने अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं किया है। ठीक है, ये अभी भी ग्रेविटी के फील्ड में है, सिर्फ ये एक हाइट पे उड़ रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रैवल करने के लिए। ठीक है,
ऑन द अदर हैंड वी कैन कंसिडर एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। ये आप सभी को समझ में आ गया है। So some typical heights of this value of small g at the heights at these heights are given in the following table। अभी हम देखते हैं कौन सा टेबल है जहां पे हमको अलग अलग हाइट्स मिले हैं। दिस इज अ टेबल। ओके, इस टेबल में कहा गया है सरफेस ऑफ द अर्थ एट एवरेज हाइट 0। ओके, 0 जो एवरेज हम नॉर्मली लेते हैं हर जगह पे, तो उसका ग्रेविटी है 9.8। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ना सेंटर में ना कहीं पे, ऑन द सर्कमफेरेंस या ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे ये पूरे सरफेस पे कहीं पे भी। ठीक है, सेकेंड है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज ह्यूज माउंटेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये गया अपने अर्थ के सरफेस के ऊपर, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे कितना है, हाइट बन जाती है 8.8 किलोमीटर्स, और इसका जो ग्रेविटी है फिर भी ठीक है 9.8। ओके, इतनी हाइट तक ठीक है, इसकी ग्रेविटेशनल पुल कम नहीं होती है, एक्सेलरेशन कम नहीं होता है। अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून। एक मैन मेड बलून है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो गूगल पे। तो ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट रीच की थी 36.6, यानी कि ये माउंट एवरेस्ट से भी बहुत ऊपर ये रीच हुआ था। ओके, दैट इज समथिंग 3 or 4 times मोर हायर देन माउंट एवरेस्ट। तो वहां पे उसकी ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हुआ था 9.77, 9.8 से कम होके 9.77 हुआ था। ओके, हाइट ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट। जो वेदर सैटेलाइट हमारी अर्थ की ऑर्बिट में लोकेटेड होते हैं, कहीं पे यहीं पे होते हैं। ओके, तो इस हाइट पे अगर गए तो इसका किलोमीटर्स हो जाएगा 400। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा आपकी ग्रेविटी कम हो जाएगी 8.7। ओके, 9.8 से सीधा 8.7 कोलैप्स हुई है। ओके, दिस इज इन द केस ऑफ टिपिकल वेदर सैटेलाइट जो कि लोकेटेड है 400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो अभी हम यूज करते हैं मोबाइल के लिए, टेलीविजन के लिए, फोन्स के लिए, या आपके रेडियोस के लिए, जो भी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट हम यूज करते हैं। ओके, जैसे कि सैटेलाइट फोन्स भी होते हैं, वो लोकेटेड होती है 35,700 किलोमीटर्स पे, और वहां पे आपकी ग्रेविटी होगी 0.225। आप डिफरेंस देख पा रहे हो, 35,700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, वहां पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो एकदम घट जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। इसीलिए आपके ये जो सैटेलाइट्स, और ये सैटेलाइट्स है ऑर्बिट में तो रहते हैं अर्थ के, लेकिन नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि ये इस पे ग्रेविटी बहुत कम एक्ट करती है। ओके, एक तो अपने ग्रेविटेशनल फील्ड से थोड़े बाहर चले जाते हैं, तो इन पे फोर्स कम हो जाता है, ऊपर से रोटेट होते रहते हैं, ऊपर से वो ऑर्बिट होते रहते हैं अर्थ के अराउंड। तो आप सभी को ये पार्ट क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस का चेंज, हाइट का चेंज, एवरीवन क्लियर विद दिस? किसी को कोई डिफिकल्टी है यहां तक? अब हम सी वाले चेंज पे जा रहे हैं, लास्ट चेंज फॉर द डे। यहां तक कि दोनों क्लियर है स्टूडेंट्स? मुझे किसी को भी डाउट नहीं चाहिए, मतलब मुझे नहीं चाहिए कि डाउट के साथ हम आगे बढ़े। आई एम मेकिंग इट मोस्ट सिंपलर, बहुत ज्यादा सिंपल कर रही हूँ। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, चेंज विद द डेप्थ। ओके, लेट मी सी वंस। ओके, ग्रेट। सो बेसिकली देर वर 19 स्टूडेंट्स, बचे हैं 11 स्टूडेंट्स, और 11 में से सिर्फ 5 और 6 ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब पबजी या फिर कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, है ना? बाकी किसी को पढ़ना नहीं है। ज्वाइन हुए थे तब 19 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट चेंज विद डेप्थ। ओके, हाइट हो गया, सरफेस हो गया। ओके, सरफेस यानी कि अर्थ की सरफेस के ऊपर, हाइट अर्थ से अवे, दूरी पे अर्थ के सरफेस से। अब आते हैं चेंज विद डेप्थ। ओके, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। ओके, अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है या नहीं देखी है, तो आप लोग ट्राई करना ये मूवी देखने के लिए। इट्स अमेजिंग मूवी, इट्स साइंटिफिक मूवी, और जितने भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी मोस्टली सारे साइंटिफिक मूवी ही रहेंगे। सो द नेम ऑफ द मूवी इज द कोर। द कोर करके है मूवी।
जब वो लोग एक एक इंस्टेंस दिया है, इट्स अ, उसकी स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। और वहां पे एक इंस्टेंस दिया है, इंस्टेंस ऐसा दिया है कि अगर अर्थ का कोर जो है, ओके, अगर ऐसा कभी फ्यूचर में हुआ, अर्थ का कोर है वो बर्न होना, या वो अर्थ का कोर है वो अर्थ का कोर है वो मूव होना बंद हो जाएगा। ओके, अर्थ के कोर के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो कैसी नौबत आ सकती है अर्थ पे, क्या क्या हो सकते हैं इंसिडेंसेस, और क्या हम अर्थ के कोर को वापस से मोबिलाइज कर सकते हैं या वापस से उसको जंप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाला इंस्टेंस के साथ वो मूवी बनाई है। इट्स अ, इफ यू वॉच सच मूवीज यू विल गेट मेनी मेनी आइडियाज। ओके, भले थोड़ी सी स्टोरी लाइन आर्टिफिशियल जैसी रहेगी, लेकिन देर आर सो मेनी आइडियाज रिलेटेड टू इट, योर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग बिकम्स मोर क्लियर। ओके, मूवी का नाम है द कोर, THE द CORE कोर। ओके, तो ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं इस मिशन के लिए। ये लोग अर्थ के कोर तक ट्रैवल करते हैं, काफी मतलब काफी घंटे तक ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल्स देखते हैं अर्थ के कोर में जाने से पहले। ओके, कहीं पे मेटामॉर्फिक रॉक होता है, कहीं पे इग्नियस रॉक होता है, कहीं पे वहां पे मैग्नीशियम मिलता है बहुत सारा, कहीं पे डायमंड का फ्लोर होता है, कहीं पे क्या क्या करके वो अर्थ के कोर तक पहुंचते हैं, बहुत मुश्किलों से पहुंचते हैं, उसमें काफी सारे साइंटिस्ट अपनी जान भी गंवा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने, वहां पे वो महसूस करते हैं चेंज इन डेप्थ। ओके, जब वो अर्थ के कोर के पास जाते हैं उनकी बॉडी में अलग मूवमेंट होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि वो गए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर। ओके, व्हाट आई मीन इज वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ओर गए हैं, लिटरली जहां से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है वहां पे वो गए हैं, कोर पे गए हैं। ओके, तो वहां पे वो एक अलग सा मूवमेंट फील करते हैं, उनकी बॉडी अलग सी मूवमेंट फील करती है, वो वहां पे अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं। ओके, अगर मौका मिले तो जरूर देखना ये मूवी। अगर आप डाउनलोड करो तो पेरेंटल एडवाइस के साथ डाउनलोड करना। ओके, डू नॉट गो फॉर एनी फेक साइट्स एंड डू नॉट फॉल इन प्रे विथ एनी अदर साइट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये बताया है चेंज इन डेप्थ कैसे होती है, आप सरफेस पे अर्थ का ग्रेविटी कैसा फील करते हो, और आप जब अर्थ के कोर के पास जाते हो, सेंटर में जाते हो, तो कैसे फील करते हो। द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ। द वैल्यू ऑफ जी, और सॉरी, द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इन इक्वेशन नंबर 5 डिक्रीजेस, क्योंकि आप सेंटर से सीधे अर्थ के अंदर चले गए। ओके, आप सरकमफेरेंस पे थे सर्कल के, आप यहाँ पे थे कहीं पे ऊपर, और यहाँ से आप सीधे अंदर चले जा रहे हो, सीधे ग्रेविटी की ओर। तो ये रेडियस जो बढ़ना चाहिए, ये रेडियस जो है वो घटते जाएगा, अंदर की ओर जो रेडियस है वो माइनस होते जाएगा, डिक्रीज होगा रेडियस। ओके, डिक्रीज होगा। अभी क्या होगा, what would you think the value of g should be? Increase as per the formula. However, the part of the earth which contributes toward the gravitational force felt by the object also decreases. Okay, which means that the value of capital M to be used in the equation also decreases. तो आपका यहाँ का जो मास है अर्थ का, अगर आप सेंटर पे जाओगे तो मास भी डिक्रीज होगा आपका। ठीक है, एज कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन स्मॉल आर एंड कैपिटल एम। ओके, रेडियस कम हो गया, मास कम हो गया, मास आपको यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि ये अर्थ की सेंटर से बहुत दूर है। अगर सेंटर के अंदर चले गए तो अर्थ की तो बात ही नहीं बनती है, आपका रेडियस तो बचता ही नहीं है, कम होते जाता है, और मास है वो भी कम होगा क्योंकि आपको सरफेस पे फील होता है मास। अब अगर आप मास के अंदर चले जाओगे तो मास कहाँ से फील होगा। एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ। ओके, यहाँ पे आप महसूस कर पाओगे कि स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, यहाँ पे ग्रेविटी जो है डिक्रीज होगी। विल द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज एज वी गो इनसाइड द अर्थ, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो ये सेंटर ऑफ द अर्थ एक और मूवी है, आई थिंक आप सभी ने देखी रहेगी, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, वो भी काफी अच्छी एडवेंचरस मूवी है। तो उसमें भी वो सेंटर ऑफ द अर्थ अल्टीमेटली पहुंचते हैं, एक्सपीडिशन पे चले जाते हैं वो लोग अपने मिसिंग साइंटिस्ट ब्रदर को ढूंढने के लिए। तो वो अल्टीमेटली अलग अलग लेयर्स महसूस करने लगते हैं और वो एक टनल में फंस जाते हैं ड्यू टू द लाइटनिंग। तो वो अल्टीमेटली वे आउट निकालने के बदले वो वे इनसाइड चले जाते हैं, माइंस के अंदर चले जाते हैं, माइंस के अंदर से वो गलती से गिर जाते हैं,
ओके, डीप इनसाइड द ट्रेंच, और फिर वो सारा एक्सपेडिशन होते रहता है आगे। ओके, सो एवरी प्लैनेट एंड सैटेलाइट हैज अ डिफरेंट मास एट द रेडियस। ओके, हर एक सैटेलाइट और हर एक प्लैनेट का अपना अलग अलग मास और रेडियस होता है। Hence, according to the equation 6, which is equation 6? This is equation 6. ये वाला equation 6. Okay? ये है हमारा equation 6. So, as per the equation 6, equation 6 क्या बताता है हमें? Okay. The value of G on their surfaces are different. The moon is about 1/6 of the value of the earth. मतलब हमारी जो mass of the earth है उसका moon का mass है 1/6 of that of the earth. Okay? So 6 गुना हमारे moon का जो mass है कम है earth से. As a result, using the same amount of force, we can jump 6 times higher on the moon as compared to that of the earth. Okay? अगर आप earth पे 1 मीटर हाई जंप करोगे तो आप मून पे 6 मीटर हाई जंप कर पाओगे, क्योंकि वहां का मास कम है। ओके, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर विथ एवरीवन स्टूडेंट्स। यहां तक कि किसी को कोई डाउट है अबाउट द चेंज विद द डेप्थ, चेंज विद द सरफेस, चेंज विद द हाइट? इजी टू अंडरस्टैंड? एनी डिफिकल्टी? क्लियर? ओके, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये टर्म्स आपको आएंगे। ओके जी, सो दिस इज ऑल वी हैव लर्न टुडे। ओके, लेट अस क्विकली रिवाइज। हमने आज पढ़ा अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, उसमें हमने अलग अलग इक्वेशंस डिराइव किए। अभी हम ये सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, ये हम साथ में करेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के और अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। मैं इसलिए इसके सॉल्व्ड एग्जांपल साथ में कराना चाहती हूँ बिकॉज आई वांट यू टू नो बोथ द टर्म्स एंड द डिफरेंस बिटवीन फोर्स और एक्सेलरेशन, और फिर हम इसे इजिली सॉल्व करते हैं। ठीक है, so let me take you back to the textbook 1 minute. Here we are. Okay, so calculate the earth's gravitational force. अब हम आते हैं solved example की ओर, earth's gravitational force वाला, ये वाला example. Calculate the gravitational force due to the earth on Mahindra in the earlier example. हमारे पास महेंद्र और उसके फ्रेंड का विराट का अर्लियर एग्जाम्पल था। ठीक है, तो हमने इस तरह से इसे कैलकुलेट किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने मास ऑफ द अर्थ डाला था यहाँ पे, जो हमारे पास कांस्टेंट मास है। रेडियस ऑफ द अर्थ डाला, वो भी कांस्टेंट है। महेंद्र का मास कांस्टेंट नहीं है, हमको दिया गया था पहले वाले एग्जाम्पल के, जो कि 75 kg है। ओके, कैपिटल जी इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट। ठीक है, यूजिंग द फोर्स लॉ इक्वेशन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र ड्यू टू द अर्थ। ओके, हम अर्थ के साथ रिस्पेक्ट करेंगे इसे, इज गिवन बाय the force is 1.83 into 10 raised to 9 times higher than that of the gravitational force between Mahindra and Virat. Okay? ये हमारे प्रीवियस इक्वेशन में हमको बताया गया था कि ये इतना हायर है या लार्जर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल हमने सबसे पहले गिवन डेटा सारा लिख दिया यहाँ पे, एवरीथिंग। ठीक है, गिवन डेटा में हमारे पास मास आया, रेडियस आया, महेंद्र का मास आया, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई हमारे पास, और हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र, यानी कि हमको एफ फाइंड आउट करना है, महेंद्र का एफ फैक्टर। तो हमने एफ वाला फॉर्मूला लिया, सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दिए, जितने हो सके कैंसलेशंस करो, जितने हो सके जीरोस को नीचे डाल दो, डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो। ठीक है, उसके बाद हमको ये सिंपल सा इक्वेशन मिला, ये वाला, दैट इज 3001.5 इंटू 10⁻²4, 40.96 इंटू 10⁻23। ओके, इसको हमने और कैंसिल करके सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आया। ठीक है, -23, 24 में से 23 माइनस करो, बचता है 1, तो हमारे पास ये आया। इस जीरो को अंदर भी डाल देंगे तो हमको यहाँ पे ये मिल जाएगा, 732.9 इज इक्वल टू 733 न्यूटन्स। ओके, क्योंकि 9 इज इक्विवेलेंट टू योर 1, यहाँ पे 733 न्यूटन्स हो गया। ये पार्ट क्लियर है सभी को स्टूडेंट्स? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। दिस इज दिस वन, ये वाला है 733। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड? ठीक है,
जब अगर आपको फोर्स पूछा है तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना ही है उसका। अब इक्वेशन सेकंड में क्या है? ओके, इक्वेशन सेकंड में क्या बताया है हमको? दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, what will be the Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down due to the gravitational force on the earth? Okay, starting from the rest मतलब महेंद्र कहीं ऊपर चढ़ गए हैं। ओके, वहां पे वो रेस्टिंग पोजीशन पे है, यानी कि वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ओके, व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी अगर वो वहां से नीचे छलांग लगाते हैं? ओके, 1 सेकंड के बाद वो नीचे गिरेंगे, तो वो टाइम पे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की ओर क्या रहेगा? ओके, तो रेस्ट का मतलब है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी होगी। ओके, तो रेस्ट इज नथिंग मतलब यू, तो हमने यू को डाल दिया, यू इज इक्वल टू 0। एफ इज इक्वल्स टू हमको यहां से मिल गया है 7.33, फोर्स मिल गई है इसकी महेंद्र जी की। महेंद्र का मास हमारे पास ऑलरेडी था 75 kg प्रीवियस इक्वेशन से। टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड दिया है तो हमने 1 सेकेंड डाल दिया। और महेंद्र का हमने क्या किया, सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया। क्यों एक्सेलरेशन फाइंड किया? क्योंकि भाई महेंद्र ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। ओके, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं मतलब पूरी स्पीड के साथ गिर रहे हैं, वो उन्होंने छलांग लगा दी है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्सेलरेशन फाइंड नहीं करते हैं तो हमको इसकी फाइनल वेलोसिटी कैसे पता चलेगी कि नीचे आने के बाद व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड? नीचे आने के बाद फाइनल वेलोसिटी जिसे हम कैपिटल वी बोलते हैं वो कैसे पता चलेगी? उसके लिए महेंद्र का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना बड़ा जरूरी है। तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बोलता है? फोर्स अपॉन कैपिटल एम। ओके, हमारे पास फोर्स है 7.33 अपॉन 75। ठीक है, हमने इसे कैंसिल करके अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया। ओके, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलता है न्यूटन का? फाइनल वेलोसिटी कभी आती है? जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ बदलता है। ठीक है, तो हमने यही इक्वेशन लिया, हम सेकेंड इक्वेशन नहीं ले सकते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है और सिंपल सा है, हमको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो ये इस इक्वेशन से मिल सकती है। सो महेंद्रस वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड कितनी होगी? इनिशियल 0 होगी, 9.77, ओके, इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन हमको यहां से मिला 9.77 और हमारे पास 1 सेकेंड टाइम ऑलरेडी था। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ये सारा अपने कैंसलेशन काट चाट करके ये बन गया 9.77 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज 1.83 into 10 raised to 9 times Mahindra's velocity in example 2 on page number 6। ओके, इसका मतलब अगर महेंद्र की वेलोसिटी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो वेलोसिटी ऊपर से नीचे छलांग लगाने वाली है वो इतनी बड़ी है, 1.83 into 10 raised to 9 times। ओके, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज 6 पे, यहाँ पे इधर, ये वाला जो हमने फाइंड आउट की थी 5.34 थी ना। ओके, अभी हमको क्या मिली है यहाँ पे? 1.83 उनके गिरने के टाइम पे। ओके, so according to the Newton's law of gravitation every object attracts every another object। okay? जहां पे ग्रेविटी है वहां पे अट्रैक्शन फोर्स तो है ही है। Thus, if the earth attracts an apple towards itself, the apple also attract earth towards itself with the same force। And why does apple does not fall on the earth but it falls in the towards the earth? क्योंकि यही है अर्थ की सेंटर की वजह से। ओके, सो सेम फोर्स मून पे भी एक्ट करता है, सिर्फ मून और सैटेलाइट का यही डिफरेंस है कि वो ऑर्बिट करते हैं अर्थ को उसी फोर्स के साथ। So shall we stop here for the day? I hope it was not tiring. Okay, I hope you enjoyed today's lecture. It was not boring. Yes? Any difficulties, students? Okay. No? All right. Shall we stop here? We shall leave? Okay, we will meet again in next week. ठीक है, योर होमवर्क फॉर टुडे इज गो थ्रू दिस इक्वेशंस। वो जो टू वे मैंने इक्वेशन बताया था वो एक बार आपको सॉल्व करना है। सेंड मी ऑन द गूगल क्लासरूम। बाय स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन, बाय।